Hello students, today we have third chapter from your book Hornbill, and the chapter's name is Discovering Tit. The saga continues. The saga means long story. So एक लंबी कहानी जो कंटिन्यू होती है about whom, about an Egyptian king whose name was Tut, एक मिस्र देश के राजा की कहानी जिसका नाम टट था. So he was a boy किंग टट. सो एक वो जो मिस्र फिरौन राजा था उसको इंग्लिश में फ़ैरो बोलते हैं. इजिप्ट के जो किंग होते हैं उसको फ़ैरो बोलते हैं. सो इसकी कहानी है ये. सो ये जो राजा था बहुत ही अमीर हुआ करता था. उसकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल फैमिली थी जो कि सेंचुरीज से सालों शताब्दियों से राज करती आ रही थी मिस्र देश में. सो द लेसन ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ सिटी स्कैन ऑफ टर्स मम्मी रिवील इंटरेस्टिंग बट स्टार्टलिंग फैक्ट्स अबाउट हिम. सो इसमें इसकी मम्मी है. डैट मीन्स हज़ारों साल बाद इसकी मम्मी की खोज होती है, इसकी कब्र की खोज होती है. और किस लिए होती है इसकी ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि उसकी डेथ का कॉज क्या था, कि उसकी डेथ कैसे हुई थी इस जवानी में. सो and the writer is A.R. Williams. So let's see the explanation right now. He was just a teenager when he died. So teenager ही था जब उसकी मौत हुई. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. और उसकी जो ये अपनी फैमिली का लास्ट एयर था. एयर मतलब वारिस था. और उसकी जो फैमिली बहुत ही पावरफुल फैमिली थी जो कि इजिप्ट में सालों से शताब्दियों से रूल करती चली आ रही थी. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेड इन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. और जब इसकी डेथ हुई तो इसको सोनों से लाद कर इसको कब्र में दफनाया गया और इवेंचुअली इसकी कब्र सब भूल गए. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, 1922 में जब इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी कब्र की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. सब लोग सोच रहे थे, मॉडर्न वर्ल्ड यही सोच रहा था उस समय कि गेस कर रहे थे. स्पेकुलेटेड मतलब गेस कर रहे थे क्या कि इसके साथ हुआ क्या था. विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और जो सबसे मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी निकाली गई ये कि इसका कत्ल हुआ था. नाउ लिविंग हिज टूम वॉज द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. सो 1922 के बाद से अब जाकर यानी 80 साल बाद अब इसकी फिर से इस कब्र में से टूम को इस कॉफिन को बाहर निकाला गया, मम्मी को बाहर निकाला गया उसकी एग्जामिनेशन करने के लिए. टेट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन और उसका सिटी स्कैन होना था. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. तो सिटी स्कैन के ज़रिए पता चलना था कि उसकी डेथ के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पता चलना था. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फ़ैरो. सो इसको फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के ज़रिए होके जाना था इसकी मम्मी को, और से हमें कुछ प्रिसाइज डेटा मिलने वाला था इनको. और ये जो फ़ैरो था वो एक बॉयश फ़ैरो था. दैट मीन्स ये एक जवान ही राजा था. जब ये अपने सिंहासन में बैठा तो ये एक जवान था. दैट मीन्स ये टीनेज था. 13 to 19 के बिटवीन ये लड़का था. सो ही वॉज नॉट एन अडल्ट. वो एक वयस्क लड़का आदमी नहीं था. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. So जब इसे उसके टूम से कब्र से बाहर निकाला जा रहा था एग्जामिनेशन के लिए, उसके सिटी स्कैन के लिए, तो एक रेत का एक भूत, ऐसा मानो रेत इतने उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था वो एंग्री विंड जो था वो इस रेत के घोस्ट को, भूत को, प्रेत को क्या क्या जगा दिया और वो उसके कब्र के बाहर मंडरा रहे थे. और जब ये राजा बाहर निकाला जा रहा था उसके कब्र से, उसके रेस्टिंग प्लेस मतलब उसके कब्र से उसे बाहर निकाला जा रहा था इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री. और उस एंशिएंट प्राचीन मिस्र सिमेट्री यानी कब्रिस्तान का जो नाम था वो था द वैली ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं की घाटी, यानी जहाँ पे राजाओं को ही सिर्फ दफनाया जाता था उस कब्र में. सो डार्क बेली क्लाउड्स हैड स्कडेड क्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. और दिन भर डार्क बेलीड क्लाउड्स यानी घनघोर काले बादल घेरे हुए थे. एंड हैड स्कडेड अक्रॉस, और उस बादलों का आना जाना लग रहा था पूरे डेजर्ट स्काई में. पूरा दिन भर वैसे ही लगा रहा. और अभी क्या था कि जो तारे थे, रात के जो तारे थे, शाम के तारे थे, वो ढक लिए गए थे, मानो ढक लिए गए थे. और जो कलर कैसा हो गया था आसमान का, कास्केट ग्रे कलर का, यानी डार्क ग्रे कलर का आसमान हो गया था. सो काइंड ऑफ बहुत ही
ग्रिम इन्वायरमेंट था, बहुत ही मनहूस और बहुत ही ईविल इन्वायरमेंट लग रहा था वहाँ का उस समय जब इस ग्रेव से उसकी मम्मी को निकाला जा रहा था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 और ये शाम का 6 बज रहा था, 5 जनवरी 2005 की बात है। द वर्ल्ड्स फेमस मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर और इस संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को इसकी सबसे जो इसकी जो सिर था उसको सबसे पहले सिटी स्कैन के अंदर ले गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। लिंगरिंग मतलब जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो इस मेडिकल मिस्ट्रीज़ को, गुत्थी को सुलझाने के लिए ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, तो इस जवान शासक की गुत्थी जो काफ़ी समय चली आई थी उसकी सुलझाने के लिए, जो कब मरा था, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो 3300 सालों पहले मरा हुआ था, मोर देन उससे भी पहले मरा हुआ था। So all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. So सारी आफ्टरनून, पूरे दोपहर क्या हुआ, यूजुअल लाइन में टूरिस्ट जो थे वो उस मम्मी को देखने के लिए लाइन में लगे हुए थे और वो अराउंड द वर्ल्ड से आए हुए थे, यानी दुनिया के कोने कोने से आए थे लोग। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, और वो उसकी कब्र में, टूम में उतर रहे थे और वो टूम जो था, कब्र था, वो कैसा था, क्रैम था, दैट मीन्स वो नैरो था, बहुत ही सकरा था। एंड रॉक कट टूम था, रॉक कट टूम का मतलब होता है वो जो कब्र बनाया गया था वो बड़ी चट्टान से काट कर उसकी कब्रें बनाई हुई थी, यानी एक बड़ा चट्टान था उसको काट के वो कब्र बनाई गई थी। तो जैसे कि आज जो आजकल जो ग्रेवयार्ड होता है वो मिट्टी में हम दफनाते हैं, बट इज़राइल है और जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और जो इजिप्ट में पहले जो मम्मीज़ वगैरह होती थी वो ऐसे ही लपेट कर उनको कब्रों में रखा जाता था, चट्टानों की कब्रों में रखा जाता था, ना कि मिट्टी में दफन किया जाता था। सो इसको भी वैसे ही चट्टान को काट के कब्र बनाया गया था, टूम, और उसी में इसको रखा गया था टट की मम्मी को। सो ये जो कब्र था वो सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पेड योर रिस्पेक्ट्स, और ये करीब 26 फीट गहरी थी, और जो लोग वहाँ टूरिस्ट जो आ रहे थे वो उसको श्रद्धांजलि देने आ रहे थे, उसको सम्मान देने आ रहे थे। दे गेज्ड एट द मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बेरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और वो आके जो दीवार, मूरल्स मतलब होता है जो वॉल्स पे जो पेंटिंग्स बनी होती हैं, सो पेंटिंग्स डन ऑन वॉल, जो वॉल पे पेंटिंग बनी होती है उस पर वो ध्यान देख रहे होते हैं। ऑफ द बेरियल चैम्बर मतलब वो जो टूम था उसको बेरियल चैम्बर बोला गया है, यानी दफन जहाँ दफनाने का जो रूम होता है वहाँ पे। एंड पियर्ड एट इट्स गिल्डेड फेस, और लोग उसके चेहरे को भी देख रहे थे। उसकी कॉफिन थी और कॉफिन का जो बाहरी हिस्सा था बहुत ही चमक रहा था क्योंकि वो सोने का बना हुआ था। टिट्स गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और द मोस्ट स्ट्राइकिंग, और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो था, बहुत रिमार्कल फीचर था, रिमार्केबल लेखनी फीचर जो था मम्मी का, वो क्या था कि कॉफिन, जिस कॉफिन में यानी जिस ताबूत में उसको रखा गया था, उसका जो ढक्कन था, ऊपर का जो लिड था, वो सोने का था, और वो कहता था बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर, बहुत देखने लायक था वो। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, अब कुछ विजिटर्स वहाँ पे आए हुए थे, वो अपने गाइड बुक्स में पढ़ रहे थे और फुसफुसा के बात कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ लोग आए थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वो इस बात पे विचार कर रहे थे कि इस टट राजा की अनटाइमली डेथ कैसे हो गई जवानी में ही और किशोरावस्था में ही, और वंडरिंग विथ अ शिवर विद द फेरोस कर्स, और इस बात को वो सोच के काँप भी रहे थे कि क्या ये राजा का श्राप तो नहीं हो सकता है, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। और वही इस बात से सोच के काँप रहे थे, डर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो छेड़खानी की जा रही है उसकी मम्मी से और हम आपस में यहाँ घेर के बातचीत करके, ऐसा तो नहीं कि उसको, उसकी मम्मी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ये राजा का जो श्राप है, फ़ैरो का श्राप है, वो वाकई हमारे ऊपर ना आ जाए, ये विजिटर सोच रहे हैं। So the mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. So जो जाही हवास रहता है वो इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ का सेक्रेटरी जनरल रहता है।
जिसकी वो इंचार्ज रहता है, जिसकी निगरानी में ये ममीज़ वगैरह देखी जाती थी। सो वो सेक्रेटरी था और उसे इस बात की चिंता हो रही थी। वो कह रहा है यहाँ पे द ममी इज़ इन वेरी कंडीशन, बैड कंडीशन, और ये जो ममी है बहुत ही बुरी कंडीशन में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s। 1920 ईस्वी में, यानी 1922 में, जब कार्टर ने, हावर्ड कार्टर ने उसकी डिस्कवरी की थी, तो उस समय क्या हुआ था, कुछ उसकी वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो वही कह रहा है कि मम्मी जो है उस वजह से ही, कार्टर की खोज की वजह से ही मम्मी की जो कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, अब वो उस बॉडी के ऊपर झुक के देख रहा था फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, काफ़ी समय बाद, यानी 80 साल बाद। सो कार्टर, हावर्ड कार्टर, सो कार्टर का पूरा नाम हावर्ड कार्टर है, दैट इज़ वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टू टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। सो हावर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है था, उसने 1922 में टट की कब्र को डिस्कवर किया था आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। वो भी तुरंत नहीं हो गया था, काफ़ी साल लगे थे, काफ़ी साल। फ्यूटाइल सर्चिंग मतलब ऐसे, फ्यूटाइल मतलब होता है मीनिंगलेस, मतलब बहुत ही उसने परिश्रम किया, व्यर्थ भी गया, बहुत परिश्रम से ही व्यर्थ उसका गया। सो फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद जाके उनको 1922 में टट की कब्र मिली थी। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी बट सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और उसके जो मम्मी की जो कंटेंट्स थे, दो हेस्टली रैंसैक्ड मतलब होता है लूट लिया गया, वैसे होता है। सो एंटिक्विटी मतलब होता है प्राचीन समय का जो चीज़ें होती हैं। सो वेल बहुत चीज़ें कह रहा है इसमें कि जल्दीबाजी में ख़राब हो गई थी डिस्कवरी के समय उस मम्मी की, बट फिर भी वो मम्मी पूरी सरप्राइजिंगली कंप्लीट थी, वो ठीक ठाक थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। और ये जो मम्मी थी वो अपने आप में क्या थी, वो रिचेस्ट कलेक्शन, रॉयल कलेक्शन का एक हिस्सा बचा हुआ था, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। और क्योंकि ये मम्मी जो थी वाकई सोने से लदी हुई थी, और ये एक राजसी मम्मी थी, अमीर घराने से थी, अमीर घराने से था ये टट। तो उसकी जो बॉडी थी बहुत ही सोने की थी, मीन उसका जो कॉफिन बना हुआ था, और उसके अंदर जो सामान रखे थे वो भी काफ़ी कीमती थे। सो ये उसको रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन बोला गया, जो कि एवर फाउंड है, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। और ये राजाओं का एक हिस्सा था लेजेंड के। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स एंड गोल्ड, और जो सोने की कलाकृतियाँ बनी हुई थी, आर्टिफैक्ट्स जो प्राचीन कलाकृतियाँ थी सोने की, वो बहुत ही स्टनिंग थी, देखने लायक थी। द इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन, और वो उस पर जो भी सामान रखे गए थे और भी सोने चांदी थे, वो वाकई इस बात की गारंटी करता था कि पुनर्जन्म का, रिजरेक्शन यहाँ पे बोला गया है, रीबर्थ को बोला गया है, कि ये बाद में भी इसका, जब ये बाद में इसकी मौत के बाद जो जन्म होगा उसका, उसमें ये क्या होगा, इसके जो सामान है वो काम आएंगे। कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, तो उस समय जब ये इसकी खोज हुई तो वाकई समय के लिए क्या था, एक सनसनी थी जो पैदा कर चुकी थी इसकी खोज। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी इसकी मम्मी जो है एक अटेंशन को खींच रही है, एक अटेंशन खींच रही है, बट ध्यान खींचती है। बट टट वॉज ऑल्सो बेरीड विद एवरीडे थिंग्स he'd want in the afterlife, और टिट को उसके रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ दफनाया गया था, जो वो चाहता था कि उसको मौत के बाद उसे मिले, क्योंकि मिस्र देश में ये मान्यता था कि उनको मृत्यु के बाद जो थी, अगर वो अपने साथ लेके जाएंगे तो मृत्यु के बाद उनको वही सामान मिलेगी, लाइक बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज, रेजर, लिनन, अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो ये उनकी मान्यता थी कि जो भी कब्र के समय जब हम, मृत्यु के समय जब भी हम लेके जाएंगे, वो हम आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद भी हम वो अपने साथ लिए होंगे। सो ये उनकी मान्यता थी, इसीलिए टेट के साथ भी सब सामान रख दिया गया उनके कब्र में। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, सो काफ़ी महीने के बाद सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग, फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स। फ्यूनररी मतलब होता है रिलेटेड टू फ्यूनरल्स, यानी जो उसके जो दाह संस्कार के जो सामान होते हैं, यानी जब उसे दफनाया गया था उसके जितने भी सामान थे, फूल, सोना, चांदी, कपड़ा, जो कुछ भी था वो फ्यूनररी ट्रेजर्स में आता है। तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद आफ्टर मंथ्स, काफ़ी महीने बाद, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो उसके बाद उसने फिर क्या शुरू किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उसने उस कॉफिन्स का जिसमें वो दफन किया गया था, यानी उस ताबूत को। और वो ताबूत जो था वो 3 नेस्टेड कॉफिन्स, यानी 3 लेयर थे उसमें। ओपनिंग द फर्स्ट, जो पहला खोला गया ताबूत उसका कॉफिन,
He found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. और जब उसका पहला हिस्सा खोला गया, लेयर खोला गया, तो उसे क्या मिला? एक कफन मिला, श्राउड कफन मिला, जो सजा हुआ था किससे? मालाओं से। किन मालाओं से? विलो, जो कि काइंड ऑफ एक सॉफ्ट पेड़ होता है, और ऑलिव लीव्स और वाइल्ड सिलेरी, ये सब जो आपके फ्लावर्स है, लोटल पेटल्स, इन सब चीज़ों से वो श्राउड जो कफन था वो ढका हुआ था, सजा हुआ था, और कुछ फेडेड धुंधले एविडेंस थे। सो एविडेंस ऑफ द बेरियल इन मार्च और अप्रैल। सो ये सारे एविडेंस थे जो इससे पता चल रहा था कि जो फूल पत्तियाँ जो थी वो मार्च और अप्रैल यानी स्प्रिंग सीजन के फ्लावर्स वगैरह थे जो हुआ करते थे। When he finally reached the mummy, though he ran into the trouble, the ritual raisins had hardened, cementing dirt to the bottom of his solid gold coffin. और जब फाइनली क्या हुआ, जब वो सारे लेयर पार करके जो वो मम्मी तक पहुंचते हैं, तो क्या होता है? कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती है। रिचुअल रेजिन्स, अब वहाँ पे कुछ रेजिन्स वगैरह लगाए गए, जैसे मम्मी फ्राई करने के लिए रेजिन्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या था, उस वजह से जो मम्मी थी वो काफ़ी हार्ड हो गई थी, और बॉटम तक यानी कॉफिन की निचली वाली हिस्से तक वो जाके रेजिन चिपक चुकी थी, सीमेंटेड हो चुकी थी। सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो सोने के जो कॉफिन था उसे चिपक गई थी बिकॉज ऑफ रेजिन, वो मम्मी चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। अब यहाँ बोल रहा है लेजिटिमेट फोर्स मतलब कोई भी ऐसा राइट फोर्स कभी उसको, सही बल उसको उससे अलग नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी ताकत लगा दी जाए, वो मम्मी अलग नहीं हो सकती थी कॉफिन से। कार्टर ने लिखा बाद में, व्हाट वाज टू बी डन, और क्या किया जा सकता था, किया जाता। तो सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। तो अब यहाँ बताया गया है, तो इजिप्ट का जो मौसम होता है, टेम्परेचर, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, तो जो सूरज की रोशनी होती है, जो धूप होती है, वो कुछ इसका कर सकता था इलाज। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेंज, और कार्टर को दिमाग आया, एक आइडिया आया कि इस गर्मी, इस रोशनी को, इस धूप को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है इस रेजिन को हल्का करने में, यानी वो इसको लूज़ करने में। जो भी हार्ड हो चुका है रेजिन, वो क्या है, उसे धूप पे दिखाने से वो सॉफ्ट हो जाएगा और लूज़ हो जाएगा। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो उसे धूप पे रख दिया गया, उस गर्म धूप के नीचे रख दिया गया उस मम्मी को, और कब तक गर्म होने दिया गया? 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक। नथिंग बज मतलब होता है कुछ भी हिला नहीं, लेकिन जब इतना करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे। और बाद में सब कुछ देखने के बाद ये देखा गया, कंसोलिडेटेड मटेरियल मतलब जो जमा हुआ मटेरियल था मम्मी का, वो जो कॉफिन से, उसको आखिर में क्या किया जाना था? चिसल अवे मतलब उसे छेनी हथौड़ी से मार कर उसको अलग करना था। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, और सबसे पहले लिम्स मतलब होता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो अलग अलग पार्ट्स को, पैर हैं उनको अलग करना था। दैन उसका मेन ट्रंक मतलब जो मेन धड़ होता है उसको फिर अलग करना था, चिसल करना था, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रेमेन, इससे पहले कि बाकी किंग्स की जो बाकी चीज़ें थी बची हुई उसको अलग किया जा सके, पहले लिम्स और ट्रंक को उनको चिसल अवे मतलब छेनी हथौड़ी से करके उनको अलग करना पड़ा। सो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। तो अपने बचाव में कार्टर के पास जो था वो चॉइस बहुत कम था। कैसा बचाव? इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अब उसका ये डिफेंस, का एक ही डिफेंस था जो कि और कुछ चॉइस नहीं थी, कि उसने मम्मी को क्या कर दिया था, आप छेनी हथौड़ी से अलग कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी वो गड़बड़ी हो गई थी मम्मी की। सो उसके बाद चॉइस ये था, उसने बताया कि अगर वो मम्मी को ना अलग काट के अलग करता तो चोर जो थे वो गार्ड्स को, जो कब्र के बाहर गार्ड्स रहते थे, तो उनको सर्क्यूमेंट करके, सर्क्यूमेंट मतलब चकमा दे के, बाईपास करके, यू नो उसको धोखा दे के वो क्या करते हैं, बॉडी से सोना अलग करके ले जाते हैं। सो ये उसने डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया, कि इसलिए उसने मम्मी को अलग किया, इससे पहले कि चोर उसको चकमा दे के गार्ड्स को इनके सोने अलग चुरा ले जाते हैं। सो इन टर्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, और
टट के समय में जो राजा हुआ करते थे, रॉयल फैमिली हुआ करती थी, वाकई ही बहुत वेल्दी हुआ करती थी, धनी हुआ करती थी। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे और ये आशा भी करते थे, दे कुड टेक दियर रिचेस विद देम, और ये मानते थे कि वो अपनी संपत्ति को, अपने धन को वो अपने साथ ले जा सकते हैं आफ्टर डेथ की बात हो रही है। सो फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड का मतलब यहाँ डेथ है। सो उसकी जो एक लाइफ थी, लाइफ टू डेथ की जो एक जर्नी थी, किंग टिट वॉज लैविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स। सो उसकी जो लाइफ थी और उसको राजा को बहुत ही अच्छे चमकदार चीज़ों से क्या गया, लैविश किया गया, उसको ढक दिया गया, उसको दे दिया गया, उसकी कब्र में डाल दिया गया। जैसे कि लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, फिर एम्यूलेट्स मतलब ताबीज़, सेरेमोनियल एप्रन, और उसका सेरेमोनियल एप्रन था, पेडबन था, एंड सैंडल्स एंड शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और उसके आइकॉनिक इनर कॉफिन के उसके चेहरे के हिसाब से उसका ऊपर का आइकॉनिक कॉफिन बनाया गया था उसकी शक्ल का, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सब चीज़ सोने का था। दैट मीन्स इट शोज़ दैट कि वो कितने वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था टट। So, to separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. सो टट को उसके अडोरमेंट्स यानी जो सजावट का सामान जो था सोने का, उसको अलग करने के लिए क्या करना है, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज़ हेड। तो कार्टर के जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो क्या किया, उन्होंने उसकी मम्मी के सर को अलग किया, फिर सीवियर मतलब काटा गया, नियरली एवरी मेजर पॉइंट, तो मेजर पॉइंट से उनको उस मम्मी को अलग अलग किया गया, धड़, ट्रंक, लिम्ब सबसे अलग किया गया हेड से। वंस दे हैड फिनिश, और जब इस चीज़ को वो फिनिश कर चुके, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड। फिर उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को, जो बॉडी की मम्मी की थे, उस रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, तो एक सैंड के लेयर पे उसको क्या कर दिया गया, रीअसेंबल करके रख दिया गया, फिर से उसको असेंबल करके रखा गया बालू में, इन अ वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स में, विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और इस तरह से रखा गया उसके टुकड़ों को, जिससे कि उसकी जो मम्मी के जो बालू में जब रेत पे रखा गया, तो उसके जो डैमेज थे मम्मी के, वो क्या हो गए, छुप गए थे, यानी डैमेज हिस्से जो थे वो छुप गए थे, यानी वो रेत में उसके रिमेन्स को, मम्मी के रिमेन्स को रख दिया गया। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट्स, और अभी भी उसके बाद 2005 के बाद भी अभी उसकी जो मम्मी है वो ऐसे ही वहाँ पे पड़ी हुई है, रेस्ट मतलब वहीं पे रखी गई जहाँ से वो निकाली गई थी। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटैंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। सो जो आर्कियोलॉजी थी, जो पुरातत्व विज्ञान है, वो काफ़ी हद तक बदल गया, सब्सटैंशियल मतलब काफ़ी हद तक बदल गया है, इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन दशकों के बीच में काफ़ी बदल चुका है, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्निक्स आ गई है। सो फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। तो अब क्या है कि अब सोने चांदी पे नहीं ध्यान दिया जाता है, अब खजानों के ऊपर नहीं ध्यान दिया जाता, जैसे पहले समय में क्या होता था, लोग ट्रेजर को फाइंड आउट करते थे, खोज में जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आर्कियोलॉजी जो है वो बदल चुकी है। अब ट्रेजर्स पे ना फोकस करके बल्कि लाइफ की डिटेल्स के बारे में फोकस किया जाता है, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के रहस्य जो गुत्थी होती है, रहस्य जो इंट्रिगिंग मतलब होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड जो मिस्ट्रीज़ होती है, उसको सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजी काम करती है, आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। जो आर्कियोलॉजी है, जो अब चूँकि आगे बढ़ चुकी है, वो और भी सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है, और भी एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं साथ में। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में, यानी मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर, यानी 1922 के 40 साल बाद, कार्टर डिस्कवरी के बाद, एंड एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी, 40 साल बाद 1922 में कार्टर डिस्कवरी की, फिर उसके 40 साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी का फिर से एक्सरे किया, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और क्या एक बहुत ही चौंका देने वाला तथ्य सामने आया, बीनीथ द रेजिंग दैट केक्स हिज चेस्ट। तो बीनीथ द रेजिंग, तो बीनीथ द रेजिन मतलब होता है, जो वो रेजिन था, वो जो चिपचिपा पदार्थ जो था, जो चिपकाया हुआ था, दैट केक्स हिज चेस्ट, उसके जो छाती को, मम्मी की चेस्ट को केक से चिपकाया हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और देखा गया एक्सरे के दौरान ये पाया गया कि यानी जो चेस्ट का जो बोन था और जो पतली जो फ्रंट रिब थी, वो क्या थी, गायब थी, मिस थी।
Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. So today, आज जो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग जब एक्सरे किया जाता है कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी सिटी स्कैन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, बॉडी को स्कैन किया जाता है जिसके ज़रिए उसके बॉडी की डिटेल्स चीज़ें जो होती है पता चल जाती हैं। सो इसमें क्या किया गया, उसके हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज निकाले गए इन क्रॉस सेक्शन, हर एक पार्ट के एक्सरे किए गए और बाद में सबको एक साथ जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड के समान उसको फिर रख दिया गया टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। और इससे जाके क्या हुआ, एक 3D वर्चुअल बॉडी इमेज जो है वो बन के आई, उभर के आई। सो व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील आफ्टर दैन द एक्सरे। सो व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील आफ्टर दैन द एक्सरे। तो कह रहा है यहाँ पे, तो ये CT स्कैन के ज़रिए क्या हुआ, उस तट की बॉडी का तट की बॉडी का रहस्य जो था वो काफ़ी निखर के आया, सुलझ के आया, समझ के आया। व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील आफ्टर दैन द एक्सरे। तो एक्सरे से अच्छे समझ में आया उसकी बॉडी की डिटेल्स के बारे में। एंड इट कुड आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये एक्सरे जो है, CT स्कैन जो है वो अभी तक जो सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन रहा है टच से रिलेटेड, उसकी बॉडी से रिलेटेड, वो क्या है जो स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी तक चला आ रहा है, वो मिस्ट्री अभी तक चली आ रही है, वो क्या है कि वो कैसे मरा, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही, वो कितने साल का था एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि वो कितने उम्र का था जब उसकी मौत थी। ये दो गुत्थी अभी तक जो है वो सुलझी नहीं है, एक्सरे CT स्कैन सब कुछ होने के बावजूद भी। ना किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, डिमाइज मतलब डेथ होता है। तो किंग की जो डेथ हुई वो एक अपने आप में एक बहुत ही बिग इवेंट रहा है, था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। और एक इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स मतलब वो अपने अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से उसकी फैमिली रॉयल फैमिली से थी, अमीर घराने से था, उस स्टैंडर्ड से भी क्या है, इसकी जो डेथ, जो अभी डेथ की खोज है वो भी अपने आप में क्या है, एक रॉयल है। ही वॉज अ लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपनी फैमिली का सबसे आखिरी बंदा होता है, वारिस होता है। एंड हिज फ्यूनरल वॉज अ डेथ रैटल ऑफ अ डिनेस्टी, और उसकी जो डेथ रहती है, यानी फ्यूनरल वॉज अ डेथ रैटल ऑफ अ डिनेस्टी, और उसकी डेथ की वजह से क्या होती है, उसकी जो साम्राज्य होता है वो काफ़ी हिल जाता है, यानी ख़त्म होने के कगार पर रहता है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। और लेकिन यहाँ बताया जा रहा है तो उसकी मौत जब हुई, उसे गुज़रने की जो डिटेल्स हैं, डेथ की डिटेल्स हैं, और डेथ के बाद चीज़ें जो भी हैं वो अभी भी कैसी गुत्थी उसकी सुलझी नहीं हुई है और अनक्लियर हैं। उसकी डेथ कैसे हुई इस बारे में भी चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties गोल्डन एज। तो एमेनहोटेप थर्ड जो है वो टच के फादर भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते हैं। तो वो बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल फ़ैरो थे, किंग थे इजिप्ट के, जिन्होंने 40 दशक तक क्या है करीब रूल किया, राज किया मिस्र देश में एट द हाइट ऑफ द 18th डिनेस्टी गोल्डन, यानी उस समय के गोल्डन एज अपने आप पे जो उस समय का जो राज था, समय था, गोल्डन एज कहलाता है। वहाँ 40 दशक तक उन्हें रूल किया बहुत ही पावरफुली। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, और उसके बाद जो सक्सेसर हुए वो उनके बेटे हुए जिनका नाम एमेनहोटेप फोर्थ था। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स, और उन्होंने कुछ पहल किया, और वो पहल जो था वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही अनयूजुअल था इतिहास में, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, मिस्र देश में, प्राचीन मिस्र में बहुत ही स्ट्रेंज इनिशिएटिव उसने लिया था एमेनहोटेप फोर्थ ने। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ 18, और ये जो बेटे थे एमेनहोटेप थर्ड के जो बेटे आए, उन्होंने क्या प्रमोट किया, उन्होंने किस चीज़ की वर्शिप प्रमोट की, उन्होंने 18 गॉड की वर्शिप प्रमोट की। द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन, और फिर नाम बदल गया, क्या हो गया उनका, उन्होंने 18 द सन डिस्क का नाम चेंज करके अखेनाटेन कर दिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ दी 18, यानी 18 का दास। अपना नाम उन्होंने बदल के, यानी एमेनहोटेप फोर्थ ने अपना नाम बदल के अखीनाटन कर लिया, जिसका मतलब होता है 18 का दास या सर्वेंट। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस, और जो
थेबस का जो पुराना शहर था उसको उन्होंने एंड ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी, और उन्होंने जो धार्मिक कैपिटल थी वो थेबस के पुराने शहर से उसको हटा के कहाँ पे कर दिया गया, टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटन। तो उसने अखेटाटन के नए शहर में उसको मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया, नोन नाउ एज अमरना। अब उसका नाम जो है शहर का क्या है, अमरना है। किसका, उस रिलीजियस कैपिटल सिटी का, ओल्ड सिटी ऑफ थेबस के, उसका नाम अब क्या हो गया है, अमरना। ही फर्दर शॉक द कंट्री, और बाद में उसने अपने देश को एक और चीज़ से चौंका दिया, बाय अटैकिंग अमुन। किसको अटैक करके, अमुन को अटैक करके, जो कि एक मेजर गॉड था इजिप्ट का। स्मैशिंग हिज इमेजेस, और जितनी भी मूर्तियाँ थी अमुन मेजर गॉड की, उसकी मूर्तियों को तोड़ डाला उसने, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और अमुन गॉड की जितनी भी टेम्पल्स थी उसको बंद करवा दिया उसने। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम से सेड रे जॉनसन। तो जो डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर है लग्जर, तो लग्जर के जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च के सेंटर के जो डायरेक्टर थे रे जॉनसन, उन्होंने एक चीज़ कहा कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये वाकई ही बहुत ही भयानक समय होगा उस समय का जब उसने अखीनाटन यानी एमेनहोटेप फोर्थ ने ऐसा किया होगा इजिप्ट में। तो उसको बताया कि बहुत ही भयानक समय रहा होगा। सो the site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries was coming to an end. तो वो फैमिली जो काफ़ी सालों से, काफ़ी शताब्दियों से रूल करती आ रही थी इजिप्ट में, अब उसका क्या हो गया था, खात्मा होने को था। एंड देन अखेनाटन वेंट अ लिटिल वैकी। अब क्या हुआ, अब ये और भी जिसे कहते हैं ना वैकी, झक्की, सनकी हो चुका था, यानी बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें ये करने लगा था धीरे धीरे ये। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and exited with hardly a trace. So अखेनाटन की डेथ के बाद क्या हुआ, एक और रहस्यमय रूलर आया जिसका नाम था स्मेनेक्कारे। सो इट्स अप टू यू हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, स्मेनेक्कारे। सो इसने वो आया वो, लेकिन उसने जो राज किया इजिप्ट में वो थोड़े समय के लिए राज किया, ब्रीफली उसने राज किया, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। और उसकी जब मौत हुई और जब वो चला भी गया तो उसने कोई अपने पीछे कोई छाप नहीं छोड़ा, यानी कोई कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं था उस राजा का। एंड देन वेरी यंग एज एंड वेरी यंग टुटनखातन टुक द थ्रोन। और फिर उसके बाद यानी स्मेनक्कारे के बाद कौन आया, टुटनखातन आया, जो कि एक जवान राजा था, फिरौन था, और उसने गद्दी को संभाला। एंड एज ए वाइडली नोन टुडे, और आज भी टुटनखातन जो है फेमस है टुट नाम से। टू द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन। और अगेन इस बच्चे ने भी अपना, इस लड़के ने भी अपना नाम टूटनखातन से टूटनखामुन में बदल दिया, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, विच मीन्स टूटनखामुन का नाम मतलब है कि अमुन की जिंदा तस्वीर। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और उसने जितने भी चीज़ें जो अखेनाटन ने ख़राब कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ओल्ड वेज को बदल दिया था, इसने आके उस चीज़ को रिस्टोर किया, यानी पुरानी परंपरा, पुरानी मंदिर, पुरानी मूर्तियाँ उसको खड़ी की, इस्टेब्लिश की। तो इसने आके उस चीज़ को वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल रिस्टोर्ड किया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स। और टूटनखातन ने यानी टट ने क्या किया, 9 साल तक, करीब 9 साल तक रेन किया, राज किया मिस्र देश में। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली तरीके से, बहुत ही अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, जो भी आज भी उसकी जो एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री है, अपने आप में रहस्य है। Regardless of his fame and the speculations about his fate, this is one mummy among many in Egypt. So इन सब फेम होने के बावजूद भी, एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य का जो भी केस लगाया जाता है क्या हुआ उसके साथ, टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। और टट जो है वो बाकी जैसे भी इजिप्ट में और भी मम्मी हैं उनमें से एक मम्मी ये भी है। सो हाउ मैनी कितनी हैं कोई नहीं जानता इजिप्ट में कितनी मम्मीज़ हैं। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट चला था, जो कि कब चला था, विच बिगेन इन्वेंटरी इन लेट 2003, 2003 में, लेट 2003 में एक प्रोजेक्ट चला था, इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल कमिंग एंड इज स्टिल काउंटिंग। 2003 में जो प्रोजेक्ट चला था उसमें ये पाया गया कि 600, अभी तक 600 ममीज़ की रिकॉर्ड रखे गए हैं, पता लगाए गए हैं कि 600 ममीज़ पाए गए हैं, और अभी भी वो डिस्कवरी चल रही है और स्टिल काउंट हो रही है, यानी ममीज़ जो हैं वो निकलती जा रही हैं।
तो कोई नहीं जानता, नो वन नोज़ द काउंटिंग कि वो कितनी उसमें ममीज़ होंगी जिनके कब्रों में। द नेक्स्ट फेज़, अगला जो फेज़ था, चरण था, स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीएमएस इट्स मैन्युफैक्चरर। सो अगला चरण ये था कि जो उन ममीज़ को क्या था, पोर्टेबल सिटी मशीन होता है, एक हैंडी सिटी मशीन होता है, सिटी मशीन। तो क्या था, वो डोनेट किया गया था नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी और सीएमएन ने, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर्स थे इस मशीन के, उन्होंने ममीज़ को स्कैन करने के लिए दिया हुआ था। सो किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन। और जो किंग टट जो था वो सबसे पहली ममी थी जिसका स्कैनिंग होना था, स्कैन किया जाना था, यानी ही इट वाज अ फर्स्ट ममी, वो पहली ममी थी जिसका स्कैन होना था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। और एक ये देखा गया यहाँ, रीगली मतलब होता है इन अ रॉयल मैनर, मैंने शाही ढंग से। तो उसकी जो लाइफ थी वो भी बहुत ही रॉयल थी, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी जो डेथ हुई वो भी एक बहुत ही रॉयल डेथ थी, कहने मतलब उसे सोने से लाद के उसको कब्र में रखा गया। और जब उसकी डेथ की खोज हो भी रही है कब्र की, तो वो भी एक रॉयल तरीके से हो रही। दैट मीन्स कि उससे सबसे पहले उसका अहदा ये है कि सबसे पहले वो स्कैनिंग के ज़रिए जा रहा है, यानी आज तक और कोई मम्मी नहीं गई स्कैनिंग के थ्रू, सिवाय सबसे पहले इसको वो प्रिविलेज मिला। सो एक काइंड ऑफ ये एक रॉयल मैनर से उसका सब कुछ हो रहा है। अ सिटी मशीन स्कैंड द ममी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. So, a city machine scanned the mummy. So, इस मम्मी का स्कैन किया गया सर से लेके पाँव तक, टो तक, क्रिएटिंग तो उसको 1700 डिजिटल एक्सरे में क्रॉस सेक्शन में किया गया। से इसका एक प्रोसेस है। फिर टेट का जो हेड था वो स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में, इसको रजिस्टर किया गया। इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स को रजिस्टर किया गया, उसके जो जटिल स्ट्रक्चर्स थे। दैन उसका यूरी डिटेल, यूरी मतलब अनयूजुअल डिटेल्स के निकाले गए इन द रिजल्टिंग इमेज। तो ये एक प्रोसेस है एक्सरे का। सो ये टर्म उसका है, टेक्निकल टर्म है। विथ टर्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। सो इस तरह क्या हो, उसके थोड़ा थोड़ा करके उसकी पूरी इंटायर बॉडी का क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड बना लिया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, और रेडियोलॉजी की जो स्पेशलिस्ट की टीम थी, फॉरेंसिक की टीम थी, एनाटॉमी की टीम थी, ये सारे टीम एक साथ लग गए इस मम्मी के डिटेल्स को निकालने के लिए। एंड बिगेन टू प्रोव द सीक्रेट्स, उस सीक्रेट्स की खोज में, दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बेरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, उस सीक्रेट्स की खोज में जो कि एक पंखदार वाली जो एक देवी है, ऑफ अ गिल्डेड बेरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर लॉन्ग। तो यहाँ जो इस कब्र में जो देवी है करके ये मानना है कि वो उसकी रक्षा कर रही है। श्राइन मतलब वर्शिप, जो बेरियल वर्शिप गॉडेस है जो उसकी रक्षा कर रही काफ़ी समय से। उस कब्र की, उस टूम की, उस मम्मी की खोज के लिए इन्होंने, ये टीम ने अपना एफर्ट लगाया। सो द नाइट ऑफ द स्कैन, workmen carried it from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. So उस रात उसका स्कैन किया गया, और जो मज़दूर थे, वर्कमैन जो थे, उन्होंने टट की मम्मी को टूम से निकाला, बॉक्स में ले गए। फिर जो पैलबेयरर्स थे, पैलबेयरर्स मतलब होते हैं जो कॉफिन को उठाने वाले होते हैं, वो आए। फिर वो उसको एक रैम इसके स्लोप से ले गए उसको, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी से चढ़ाते हुए, इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। और बाहर का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, जो वहाँ के रेत जो थे बाहर, वो क्या हो रहे थे, वो घूम रहे थे, उसका भंवर चल रहा था रेतों का, जैसे कि डेजर्ट में होता है। दैन रोज़ ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर उसको एक ऐसी मशीन में, हाइड्रोलिक मतलब जो कि एक ऐसी मशीन, लिफ्ट जो कि पानी से रन करती है, कंट्रोल की जाती है। सो उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में ले जाया गया, फिर एक मशीन में रख दिया गया, इनटू द ट्रेलर मशीन में रख दिया गया, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, दो आदमी आते वहाँ पे, इमर्ज होते हैं, आते हैं, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और दौड़ते हुए, स्प्रिंटेड मतलब रैन फास्ट, दौड़ते हुए जाते हैं, ऑफिस के करीब जाते हैं। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और फिर वापस जब आते तो उनके हाथ में एक सफ़ेद प्लास्टिक
फ़ैन का जोड़ा होता है, पैर होता है। द $1 million स्कैनर हैड क्विट। अब जो मशीन जो रहती है, CT स्कैन मशीन जो रहती है, वो $1 million स्कैनर मशीन रहती है, वो क्या होती है, फंक्शन करना बंद कर देती है, यानी ख़राब हो जाती है। बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फ़ैन। तो डेजर्ट की वजह से वहाँ के जो रेत थे वो फैन में चले जाते हैं, और इस वजह से पंखा जो होता है, जो मशीन होती है, काम करना बंद कर देती है। कर्स ऑफ द फैरो जोक अ गार्ड नर्वसली। तो इस टूम के बाद जो गार्ड रहता है वो नर्वसली जोक करते हुए बोलता है कि ये फिरौन का श्राप है, इसलिए मशीन बंद हो गई। So he might be joking. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure after checking that no data had been lost. So आखिर में क्या हुआ, तो सब्सटीट्यूट फैंस, जो बदले हुए फ़ैन होते हैं, जो बाद में फ़ैन लाए होते हैं प्लास्टिक के, वो काम करना शुरू कर देते हैं और वो प्रोसेस पूरा होता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड लॉस, पूरा चेक करने के बाद कि कोई भी आंकड़े ख़राब नहीं हुए, डेटा ख़राब नहीं हुए हैं, द टेक्नीशियन टर्न ओवर टू द वर्कमैन। फिर उसने टेक्नीशियन ने टूट मम्मी को वर्कमैन हाथों सौंप दिया गया, जो उन्होंने उस मम्मी को फिर वापस उस टूम में कमरे में जहाँ से लाया था उसको वो रख दिया गया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, यानी 3 घंटे से कम समय में आफ्टर ही वॉज रिमूव, यानी कॉफिन से निकाला गया था जब अपने ताबूत से। द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस, आराम से वो अगेन उसको वापस रख दिया गया है ताबूत में, अपने कमरे में रख दिया गया है। वो अपने पीस वाले एरिया में है, यानी अपनी कब्र में है। वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, उसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी साल पहले जो फ्यूनररी प्रीस्ट, यानी जो उसे दफन करने वाले जो पुजारी थे, याजक जो थे, वो आके उसे दफनाए थे, वहीं पे उसको वापस रख दिया गया। बैक इन ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of dirt on a computer screen. So back in the trailer, यानी मशीन जो है, ट्रेलर जो है मशीन है, वो क्या है, टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing इमेज, उसमें से क्या है, उन्होंने एक अजीब सी स्टनिंग इमेजेस निकाली, उसने बहुत ही सरप्राइजिंग इमेजेस निकाली टेट की, वो कंप्यूटर स्क्रीन में आ गई। सो अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। सो एक ग्रे हेड सामने आता है बन के, कैसे, फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, यानी पिक्सल से जो सीटी स्कैन जो की जा रही थी उससे धीरे धीरे करके एक इमेज सामने आता है बन के ग्रे हेड का। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उस फोटो को उसने, उस इमेज को उसने वो हर तरफ से उसको पलट के डायरेक्शन में उसको जांचा और देखा, पलटा। नेक्स्ट वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, और जिसका नेक वर्टेब्रे था, जो गर्दन की जो वर्टेब्रे थी, वो साफ साफ दिख रही थी, जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में साफ साफ दिखाई देती है मॉनिटर पे। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरी इमेज उसके हाथों को साफ साफ दिखा रहा था। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और बाकी जो इमेज थी वो उसके रिब केज को दिखा रही थी। एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और कुछ इमेज उसके, यानी उसके स्कल, यानी उसके जो खोपड़ी थी उसके 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 हिस्से को दिखाई थी। ट्रांजैक्शन मतलब जो स्लैंट कट होता है, उसको हिस्से को दिखा रही थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब जो था, अब जो दबाव था, जो प्रेशर था, वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स की इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, एग्जामिनेशन हो गई थी। सो बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, सिटिंग बैक इन हिज चेयर, तो ज़ाहिर हवास जो होते हैं वो अपने चेयर के पीछे बैठ के मुस्कुराते हैं, विजिबली रिलीव्ड, और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि वो रिलीफ में हैं, वो आराम में हैं, उनको एक रिलीफ मिलता है, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई वहाँ पे मम्मी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सो आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, वो बोलते हैं कि मैं पिछली रात सोया नहीं था, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं। कौन बोल रहा है? ज़ाहिर हवास बोल रहे हैं कि मैं पिछली रात सोया भी नहीं था, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था, क्योंकि ही वॉज़ वेरी मच एंक्शस अबाउट द मम्मी, वो मम्मी के बारे में बहुत ही चिंतित था कि कहीं ऐसा ना उसकी मम्मी ख़राब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले एक बार 1922 में कार्टर ने ख़राब कर दिए, और ये 80 साल बाद कहीं ऐसा ना फिर से ख़राब हो जाए। सो ही वॉज़ वेरी एंक्शस अबाउट द मम्मी। सो ही सेड आई वॉज सो वरीड, बहुत ही मैं चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और वो कहता है कि मुझे लगता है मैं जाके सो सकता हूँ। सो ही इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, सो उस समय तक जब उन्होंने जिस मशीन को छोड़ दिया, जिस मशीन में, ट्रेलर मशीन मतलब जिसमें सीटी स्कैन थी, उसको छोड़ दिया, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और फिर वो मेटल के स्टेयर से होते हुए उतरते हुए वो रेत की ज़मीन में आते हैं। द विंड हैड स्टॉप
अब क्या है, वो हवा जो चल रही थी, जो स्वर्लिंग विंड थी, जो रेत की जो घोस्ट वाली, वो भी बंद हो गई है। विंटर एयर ले कोल्ड, अब जो ठंड, जो विंटर एयर है, अब जो ठंड की जो हवा है वो काफ़ी ठंडी है, कोल्ड है, ठंड हो रही है। एंड स्टिल, और स्थिर भी है, लाइक डेथ इट्सेल्फ, ऐसा लग रहा है मानो वो मृत्यु के समय स्थिर लग रही है वो हवा, कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट लग रहा है वहाँ का। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और किस किस वैली में, ये जो जो एरिया है किंग, द वैली ऑफ किंग्स जो है, जहाँ पे टूम है। वैली ऑफ द डिपार्टेड मतलब जो ये घाटी है जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कब्र हैं और यहाँ पे ममीज़ रखी जाती हैं, तो उसको डिपार्टेड बोला गया है, यानी अलग किया हुआ। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूम स्टूड अरायन, और जस्ट अबव द एंट्रेंस, और जो टट का जो कब्र रहता है उसके जस्ट एंट्रेंस के ऊपर जो उन्होंने देखा तो अरायन दिखा। अरायन मतलब जो तारा होता है, तारों का एक ग्रुप होता है, वो दिखाई दिया। द कॉन्स्टलेशन यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई गया, दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज अ सोल ऑफ ओसाइरस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। और उनका ये मानना था एंशिएंट इजिप्शियंस का, प्राचीन मिस्रियों का, कि ये जो कॉन्स्टलेशन है वो क्या है, ओसाइरस की आत्मा है। सोल ओसाइरस की आत्मा है। ओसाइरस है कौन? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के बाद के जो देवता हैं, उसका नाम ओसाइरस है। और मानना इनका है कि ये क्या कर रहे हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। तो ये इस टूम के एंट्रेंस के ऊपर जो ये कॉन्स्टलेशन स्टार्स दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, उनको बोला गया है वो आत्मा है ओसाइरस की, जो कि इस राजा के ऊपर निगरानी कर रही है, यानी उसकी प्रोटेक्शन में है वहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर थॉरली, आपने समझ लिया है पूरा इस चैप्टर को। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन, so you can leave them in the comment box. For now, thank you so much for being with me in this lesson. Goodbye.